क्या सरकार ने ये कहा कि हम चर्चा नहीं करेंगे एसआईआर पर? नहीं तो सवालों के जवाब देना। आप मुझे तो वो चर्चा के दौरान ही तो दिए जाएंगे। लोग कैसे मर गए? ऐसा कौन सा मुद्दा है, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो जब सदन तक पहुंचा और सरकार ने उन सवालों के जवाब नहीं दिए जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए? सदन में चर्चा करेंगे ना? क्या चाहते हैं आप? सदन में ही चर्चा करना चाहते हैं ना? तो सदन जब चर्चा के लिए तैयार है, प्रमाण किया, ये तो इतिहास गवाह। जब सदन चर्चा के लिए तैयार है निखर, तो सदन के अंदर ही चर्चा करेंगे ना। चर्चा के लिए कहां सरकार इनकार कर रही है? अरे करिए ना, करिए, आप डिफाइन करिए ना वो आवर, आप डिफाइन करिए। हमें तो वो यही तो कह रहे हैं कि उसके लिए अभी समय निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन हम उस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। अच्छा मुझे बताइए, आज बताइए पूर्णिमा जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप बहुत अच्छी वक्ता भी हैं और पत्रकार भी हैं। मुझे बताइए मणिपुर पर इस सरकार ने सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए और क्यों ये दाएं बाएं भागते रहे? सत्र को यहाँ पर अविश्वास पत्र पर मणिपुर में सदन में चर्चा हुई, कुछ सवालों के आपके बताए गए समय पर नहीं हुई, लेकिन मणिपुर को लेकर चर्चा हुई सदन में। चर्चा हुई जब दबाव तो आप दबाव बनाइए ना निखत, यही तो है विपक्ष अच्छा दबाव बनाए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। सरकार से सवाल करिए, उनको जवाब देने के लिए बाध्य करिए, यही तो विपक्ष की जरूरत है। और इस मामले में तो फिर आप अच्छा विपक्ष है, अगर आप दबाव बनाने में कारगर साबित हो रहे हैं तो। वही तो कर रहे हैं हम, वही कर रहे हैं। तो सरकार तैयार तो है चर्चा के लिए, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ ऐसी है कि ये जवाब देने को तैयार नहीं। कहां तैयार है? ये सवालों के जवाब क्यों नहीं दे पा रही है सरकार? मैं तो पूछ रही हूँ कहां तैयार है? कब डिफाइन करेगी वो आवर, कब वो सवालों के कौशल कांत जी जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं एहतशाम हक साहब आपके पास और फिर राकेश सर मैं आपके पास आती हूँ। कौशल कांत जी जवाब दीजिएगा। मैं कुछ चीजें बड़ा क्लियर कर दूं जो बार बार हो रही कि एसआईआर की वजह से बीएलओज की हत्या या सुसाइड हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी बिहार में बंगाल से ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, शायद मैं गलत हो सकता हूं, चेक किया जाए, बंगाल के इक्विवेलेंट तो पॉपुलेशन है ही है, वहां पर किसी बीएलओ ने हत्या नहीं की, आत्महत्या नहीं की। बंगाल में क्या हो गया जाते ही जो वहां के बीएलओ आत्महत्या करने लगे? ये सोचने की बात है। और दूसरे, पूर्णिमा जी एक और आंकड़ा देना चाहता हूं कि बहुत वर्क प्रेशर है कहा जा रहा है। मुझे ये बताइए, एक बीएलओ के हाथ में 800 से लेकर के 1200 वोट होते हैं, यानी कि ऑन एवरेज 1000 वोट का काम एक बीएलओ देखता है। अगर एक परिवार में, नॉर्थ इंडिया और वेस्ट बंगाल को जितना मैं समझता हूं, एक परिवार में 5 लोग अगर वोटर हैं तो यानी कि कुल हुए 160 से 190 परिवार को एक बीएलओ को देखना है। अगर उसको हम 30 दिन से भागते देते हैं तो रोज के 5 परिवार के पास उसे जाना है, फॉर्म देना है। अभी मैं कानपुर गया था, मेरा बीएलओ आया, मेरे को फॉर्म दिया, भरा, दे के चला गया, मैंने उसको भरा दे। इसमें प्रेशर कहां है? प्रेशर यहां पर है पूर्णिमा जी कि वो मामला वेस्ट बंगाल का है। ममता दी का खौफ है ये, ममता दी के टोलेबाजों का डर है ये, ममता जी के गुंडों का डर है ये कि किसी जो अवैध घुसपैठी है उनका वोट काटे कैसे। वो प्रेशर यहां पे है। इसलिए चर्चा तो जरूरी है और चर्चा होगी, लेकिन वो पार्लियामेंट के सदन के नियमानुसार होगी। तो इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचा रखी है? और अगर हमारी मित्र बोल रही थी कि एसआईआर पे इतने सारे आंकड़े और फेक है और इलेक्शन कमीशन हमारे साथ है, तो राहुल जी ने तो 2-2, 3-3 बार बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बकायदा प्रोजेक्टर लगा करके पूरे देश को भ्रमित करने की कोशिश की, जनजी को अपने साथ लेने की कोशिश की। कोई नहीं आया और ना ही एक भी चीज साबित कर पाए वो सुप्रीम कोर्ट में, जहां से ये पता चले कि उन्होंने जो कहा है वो सही है। एक भी वोट नहीं साबित कर पाए। सुप्रीम कोर्ट बुलाता रह गया कि आप हमें बताइए आकर के कि कोई एक गलती, तो पर वो भाग जाते हैं। तो ये जो राहुल गांधी की पत्थर मारो और भाग जाओ, कश्मीर वाली पॉलिटिक्स, जो कश्मीर के दंगाई करते थे ना, पत्थर मारो और भाग जाओ, वो पॉलिटिक्स का जमाना गया और उसी के
पीछे ठीक है, जिस लेकिन तरीके कुछ से विषय गठबंधन चल रहा इन्वेस्टिगेशन है, के विषय तो हैं आरजेडी कौशल कांत जी। अगर बार बार एसआईआर पर कुछ सवाल उठकर आ रहे हैं, ठीक है मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सरकार अगर चुनाव आयोग की सिर्फ पैरोकार ना बनकर एक थर्ड पार्टी ऑडिट करवा देगी तो क्या चला जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी शक शुबा है तो उसको दूर करिए ना, उसकी जिम्मेदारी। कब तक एसआईआर पर हम और आप बैठकर यूं ही चर्चा करते रहेंगे। एहतशामुल हक साहब बताइए जरा मुझे ममता बनर्जी को लेकर, भाई समझ में नहीं आता कि कभी नरम कभी गरम, क्या रुख है उनका एसआईआर को लेकर। कुछ डर है मन में कि एसआईआर हो गया तो क्या हो जाएगा बंगाल में, चुनाव हारने का डर है, या मुस्लिम वोटर्स कट गए या जिन्होंने अपने कागज नहीं दिखाए उनका नाम कट जाने का डर है। क्या दिक्कत है बंगाल में भाई ममता बनर्जी को? देखिए पूर्णिमा मिश्रा जी नमस्कार। जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हमें 2 मिनट बोलने का मौका दिएगा, इसलिए कि हमारे तमाम पैनलिस्ट ने अपनी अपनी बात रखी अपने तरफ से। आपने कहा कि ममता बनर्जी को डर है, किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को डर नहीं है। चौथी बार मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 2026 में मैं चौथी बार सरकार हम लोगों की बन रही है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप रहा कि कभी नरम और कभी गरम। देखिए नरम और गरम का बात ऐसा है कि ममता बनर्जी हमारे राज्य के मुखिया के साथ साथ भारत ही नहीं पूरे दुनिया में पॉपुलर नेत्री है। वो एक ऐसी नेत्री है जो समझिए कि ग्राउंड लेवल से समझिए मिनिस्टर हुए, वो आंदोलन कर करके समझ लिए। तो आज देखिए पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बहाना से ये चुनाव आयोग और समझ लिए कि केंद्र सरकार मिली भगत की कोशिश करने की कि यहां सत्ता में हम यहां दाखिल करेंगे, सत्ता हम 2026 इसमें कहीं। ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं पूर्णिमा जी कि इनकी सपना कभी पूरी नहीं होगी। और एक बात मैं बोलना चाहता थोड़ा सा आपका आवाज एहतशामुल हक साहब बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, वरना मैं आपको पूरा हाँ बोलने का समय एक बार, ठीक है एहतशामुल हक साहब के साथ दोबारा से मैं जाऊंगी, तब तक निखत का भी जरा एक बार ऑडियो करेक्ट करेंगे। राकेश शुक्ला जी अभी जो बात एहतशामुल हक ने कही मैं उसी को बस आगे बढ़ाती हूँ। एसआईआर को लेकर देखिए कैसा जबरदस्त एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन, स्टेट मशीनरी अलग अलग है। अभी कह रहे हैं नेता टीएमसी के कि हम बंगाल का चुनाव हम जीत रहे हैं। अब ये बंगाल का चुनाव जीत रहे, बीजेपी कह रही है हम बंगाल का चुनाव जीत रहे हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन ही सब कुछ करवा रहा है, स्टेट मशीनरी सब कुछ करा रही है, तो क्या बंगाल में ममता बनर्जी के प्रेशर में है वहां की स्टेट मशीनरी? अगर कहती है बीजेपी कि हम बंगाल का चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या विपक्ष फिर ये कहेगा कि देखिए ये तो वोट चोरी करके जीत गए? नहीं, यदि वोट चोरी होगी तो स्टेट मशीनरी के माध्यम से ही होगी ना भाई। ज्ञानेश कुमार तो जाएंगे नहीं कि वहाँ एक एक पेटी एक एक ईवीएम से निकाल के वोट भारतीय जनता पार्टी को डलवाएंगे। मशीनरी तो स्टेट की ही होती है और बंगाल में मशीनरी स्टेट गवर्नमेंट की ही है। इसीलिए जिन 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है उसमें बंगाल में ही बीएलओ प्रदर्शन करने क्यों उतरे, 11 राज्यों में क्यों नहीं उतरे? ये पूरा जो आपने पहला शब्द कहा नैरेटिव का, वो वास्तव में एक नैरेटिव ममता जी सेट कर रही हैं। और वो नैरेटिव ये है कि जो बंगाल का चुनाव हो उसमें भाजपा बनाम तृणमूल होना चाहिए, लेफ्ट और कांग्रेस नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए मुद्दा पहले आया है एसआईआर का, और यही एसआईआर के मुद्दे को ममता जी अब हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करेंगी, क्योंकि उन्होंने एक शब्द और कहा है कि किसी का वोट हम कटने नहीं देंगे। तो किसी का अर्थ लगाइए कौन है, वो एक खास समुदाय है। वो अपने उसी खास समुदाय को मैसेज कर रही हैं कि भाजपा वाले आपका वोट काटेंगे, और उसी से वहाँ एक नया समीकरण तैयार होगा हिंदू मुस्लिम का। और आप देखिएगा आने वाले चुनाव में वहाँ का पूरा चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाएगा एसआईआर से शिफ्ट होके। तो उस शिफ्टिंग का एक काम चल रहा है जिससे ममता जी कांग्रेस और लेफ्ट को बाहर रख सकें। क्यों? क्योंकि वो चाहती नहीं है कि यदि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी फिर से बंगाल में आ गई तो उससे सीधा नुकसान ममता जी को होगा, और ममता जी ये नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसीलिए आप देखिए कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसी इंडी गठबंधन के संस्थापक सदस्य रहने के बावजूद ममता जी इंडी गठबंधन से बाहर गई और कांग्रेस लेफ्ट पार्टी से कोई समझौता उन्होंने नहीं किया। आज भी वो क्या कह रही हैं कि इंडी गठबंधन का बागडोर यानी तृणमूल के नेताओं से कहलवाया जा रहा है कि ममता जी के हाथ में आना चाहिए। जो तकनीकी तौर पे इंडी गठबंधन में नहीं है वो
इंडी गठबंधन की बागडोर अपने हाथ में क्यों लेना चाहता है? वो इसलिए लेना चाहता है कि जिससे हम कांग्रेस को उससे बाहर कर सके। तो सारी जो रणनीति चल रही पश्चिम बंगाल में वो यही चल रही है कि लेफ्ट और कांग्रेस को बाहर कैसे रखा जाए, क्योंकि राहुल गांधी इसको एक नेशनल मुद्दा बना दिए हैं, उसको वो रीजनल में कन्वर्ट करके ममता जी और सीधे पोलराइजेशन के मुद्दे पे ले जाएंगी, यानी कि हिंदू मुस्लिम पे। इसलिए एसआईआर पे पूरी रार बंगाल में मचा के रखा है ममता जी ने, और इसीलिए उनके बीएलओ सड़क पर उतरे हुए, क्योंकि बीएलओ स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी। ठीक है, लेकिन अगर वंदे मातरम पर चर्चा का समय तय किया जा सकता है तो विपक्ष की मांग पर एसआईआर पर चर्चा के लिए समय से तय क्यों नहीं किया जा सकता? पूर्णिमा जी, आपको भी पता है कि पॉलिटिक्स में जब दोनों पक्षों को कोई चीज सूट करती है ना तो उसको खींचा जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि एसआईआर से हमें कोई नुकसान नहीं होता, और उसका टेस्ट हो गया है बिहार में। बिहार में एसआईआर का मुद्दा बहुत पीक पे पहुंचा था, लेकिन जब चुनाव नतीजे सामने आए उसमें एसआईआर 0 साबित हुआ है। तो एसआईआर का मुद्दा फिर आ गया है, और एसआईआर के मुद्दे को लेकर यदि समूचा विपक्ष खड़ा होता है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं है, और विपक्ष को ये लगता है कि एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सरकार बोलेगी नहीं और हम इसको गरमा सकेंगे। इसलिए ये मुद्दा गर्म रहेगा, और संसद के मानसून सत्र की तरह शीतकालीन सत्र भी मुझे लगता है ये एक हंगामे की भेंट इस मुद्दे पर चढ़ता हुआ नजर आएगा।